बाजार में एक सीमित दायरे में कारोबार, साथ ही रुपए में भी प्रेशर बिल्कुल बरकरार है। इन सब लेवल्स को देखते हुए निफ्टी बैंक निफ्टी पर आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? देखिए गुड आफ्टरनून। जहां तक निफ्टी की बात है, मुझे लग रहा है निफ्टी में 1 से 2 दिन का कंसोलिडेशन और हो सकता है, क्योंकि हम पॉजिटिव बाय से ट्रेड कर रहे हैं और 10,850 10,875 क्योंकि एक ब्रॉडर ब्रेकआउट लेवल था उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। मुझे लग रहा है पॉजिटिव बायस के साथ ही ट्रेड करना चाहिए। जहां तक लेवल स्पेसिफिक की बात है, 10,840 10,800 एक क्रूशियल सपोर्ट्स की तरफ मार्केट में काम करेंगे और ऊपर में 10,980 से 11,000 ये जो लेवल है ये आपको रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। बायस पॉजिटिव रहेगा और बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रहेगी। अगर 1 से 2 दिन का ट्रेड लेना है तो नीचे में 10,840 का स्टॉप लॉस लगा के आप निफ्टी बाई कर सकते हैं। ऊपर में जो पहला टारगेट आएगा वो 10,980 आएगा। अगर 10,980 निकाल देता है मार्केट तो 11,050 तक का भी लेवल आप निफ्टी में देख सकते हैं। ठीक है। और साथ ही इंडस्ट्री संगठनों की आरबीआई के साथ लिक्विडिटी को दूर करने को लेकर बैठक जो होने वाली थी, जिसकी सबसे पहले जानकारी कल जी बिजनेस पर आपको मिली थी, वो बैठक शुरू हो चुकी है और ये बैठक जारी है। और आपको बता दें इसमें फिक्की, एसोचैम, सीआई जैसी संगठनों ने भी भाग लिया है। खास तौर से लिक्विडिटी की समस्या को दूर करने के लिए आरबीआई गवर्नर के साथ ये तमाम संगठनों की बैठक चल रही है और इस बैठक में क्या कुछ निकल कर आता है ये हम आपको बिल्कुल बताएंगे। कल जी बिजनेस पर सबसे पहले आपको एक खबर दी गई थी और ये बैठक अभी खत्म हुई है और इस बैठक में लिक्विडिटी को लेकर काफी सारे फैसले थे जिन पर मांग की गई थी और इन तमाम मांग पर क्या फैसला निकल कर आ रहा है एक एक करके जैसे ही हमारे सामने आएगा हम आपको बताएंगे। सबसे पहले ये खबर आपको जी बिजनेस पर मिल रही है। फिक्की, एसोचैम, सीआई ने बैठक में हिस्सा लिया। इंडस्ट्री संगठनों की आरबीआई के साथ ये महत्वपूर्ण बैठक होने वाली थी जो कि हो चुकी है। ये बैठक अब खत्म हुई है और इस बैठक में क्या कुछ निकल कर आया है ये हम आपको बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं और एक और सवाल देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे साथ नीतीश जुड़ गए हैं चंडीगढ़ से। नीतीश नमस्कार, सवाल पूछें। मैम, मैंने अशोक लेलैंड परचेज किया था 243 क्वालिटी है 106 के रेट पे, तो अभी इसको होल्ड करूं या मतलब सेल करूं इसको? जी बिल्कुल, आपको राय दिलवा देते हैं अरुण। अशोक लेलैंड 243 शेयर्स की खरीद 106 के लेवल्स पर इन्होंने खरीद की है। 93 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। तकरीबन आधे से 1% की गिरावट का रुझान आज के सत्र में अशोक लेलैंड दिखा रहा है। क्या किया जाए, एग्जिस्टिंग पोजीशंस को मेंटेन करें? नीतीश जी को यही राय रहेगी कि जो अशोक लेलैंड जो स्टॉक है इसमें काफी इन्वेस्टर्स अटके हुए हैं। अगर 105 110 के लेवल पे हमें काफी सवाल स्टॉक पे आ चुके हैं, तो राय यही रहेगी कि कोई भी उछाल पे एग्जिट करें। मुझे नहीं लग रहा शॉर्ट टर्म में या मीडियम टर्म में स्टॉक में कोई बड़ी उछाल आएगी। अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो 91 से 92 ये आपका एक नेक्स्ट सपोर्ट जोन है स्टॉक के लिए, तो 91 का आप स्टॉप लॉस लगा के रखें डेफिनेटली। और ऊपर में 98 से 99 भी अगर स्टॉक आता है तो एक बार की अपनी पोजीशन एग्जिट कर लें। मुझे नहीं लग रहा है इजीली ये स्टॉक 104 या 105 का लेवल आने वाले कुछ दिनों में छू पाएगा, तो सेल ऑन रैलीज की राय रहेगी और 91 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, 91 का स्टॉप लॉस, सेल ऑन राइज की राय आपके लिए फिलहाल अशोक लेलैंड के काउंटर पर मिलती हुई दिख रही है। कारी मार्केट प्राइस यहाँ पर देखने को मिल रही है। अशोक लेलैंड पर सेल ऑन राइज की रणनीति आप अपनाएं। 91 का एक स्टॉप लॉस लगाना ना भूलें। अमित हमारे साथ महाराष्ट्र से जुड़े हैं। इनका सवाल आया है प्राज इंडस्ट्रीज पर। अरुण, 650 शेयर्स की खरीद 147 के लेवल्स पर की है। 144 के स्तर देखने को मिल रहे हैं। हाल ही की खरीद है इनकी। हालांकि इन्होंने मिड टर्म या फिर लंबी अवधि का नजरिया है ये हमें नहीं बताया है, लेकिन उन्होंने शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म बेसिस प्राज इंडस्ट्री के लिए आपकी राय क्या रहेगी? तकनीकी तौर पर देखें तो स्टॉक में काफी अच्छी स्ट्रेंथ नजर आ रही है। मुझे लग रहा है 140 से 138 अगर ये लेवल आता है तो आपको अपनी पोजीशन एवरेज करनी चाहिए। एक अगर मार्केट में यहाँ से रिकवरी आती है तो मुझे लग रहा है प्राज इंडस्ट्रीज में भी एक शानदार रिकवरी ऊपर की तरफ से आ सकती है। तो सलाह यही रहेगी कि अगर 140 से 138 का लेवल आपको आने वाले 1 से 2 दिन में मिलता है तो वहां पे अपनी पोजीशन एवरेज करें। जो आपका फाइनल स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 134 का होना चाहिए। 124 का स्टॉप लॉस लगाएं, 140 का एवरेज करें। ऊपर में जो आपका पहला टारगेट होगा वो 152 का होगा। अगर 152 निकलता है तो ये स्टॉक 160 तक भी आ सकता है। तो अपनी पोजीशन होल्ड करें और 134 का स्टॉप लॉस लगाएं। ओके, तो क्लियरली 152 का टारगेट सबसे पहला टारगेट आपको देखने को मिलेगा। ये टारगेट अगर अचीव कर लेते हैं तो फिर आगे 160 के भी टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। 124 का यहाँ पर एक आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा और एक्सिस्टिंग पोजीशंस को बनाकर रखें। अच्छे रिटर्न्स की संभावना यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। अजय हमारे साथ कर्नाटक से जुड़ गए हैं। अजय नमस्कार, सवाल पूछें। या हेलो मैडम, मेरा क्वेश्चन है, मेरे पास हिंदुस्तान यूनिलीवर है 1820 के आसपास का। ये शुरू में तो थोड़ा ऊपर गया था, बट अगर 6 महीने का व्यू देते हैं तो क्या करना चाहिए इसमें? जी अजय, आपको राय दिलवा देते हैं। 20 शेयर्स की खरीद HUL पर 1823 के लेवल्स पर की है। अरुण,
1765 के लेवल्स हम यहाँ देख रहे हैं। आधे प्रतिशत की गिरावट है। इनफैक्ट HUL के नतीजे भी आज आने वाले हैं और तकरीबन 7% का उछाल मुनाफे में देखने को मिल सकता है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। और साथ ही वॉल्यूम ग्रोथ में तकरीबन 8% के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। क्या न्यूज बेस इंपैक्ट HUL पर देखने को मिलेगी और इनके लिए 1823 इनके एंट्री लेवल्स हैं, तो राय क्या रहेगी? देखिए, ओवरऑल FMCG पैक, इवन कंजम्पशन पैक पे हमारा व्यू बुलिश है डेफिनेटली। अब इन्होंने काफी ऊपर के लेवल पे HUL ले लिया है, पर स्टिल करंट लेवल से भी हमारा व्यू बुलिश ही रहेगा। एक ही ट्रिगर है जो कि आज रिजल्ट्स है। अगर रिजल्ट्स काफी अच्छे आते हैं, इनलाइन विद मार्केट भी आते हैं, तो अपनी पोजीशन को डेफिनेटली एवरेज करें। अगर रिजल्ट्स खराब आते हैं तो एक बार वापस अपनी पोजीशन का रिव्यू ले लें। मैं मान के चल रहा हूँ कि अगर रिजल्ट फ्लैट भी आते हैं और अगर पॉजिटिव भी आते हैं तो आपको करंट लेवल पे अपनी पोजीशन एवरेज भी कर सकते हैं। नीचे में जो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 1720 के आसपास होना चाहिए। जब तक स्टॉक 1720 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, मुझे लग रहा है कि अपवर्ड मोमेंटम स्टॉक में आना चाहिए। अगर रिजल्ट्स का एक ही ट्रिगर रहेगा, वो रिजल्ट्स पर डेफिनेटली वॉच करें। और ऊपर में जो आपका फर्स्ट टारगेट आएगा वो 1780 का आएगा। जैसे ये स्टॉक 1780 निकलता है तो 1840 तक का लेवल भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो 1720 का पहले एक स्टॉप लॉस लगाएं, पोजीशंस को बनाकर रखें। आज के नतीजों पर आपको ध्यान देना होगा। अगर नतीजे बेहतरीन आते हैं तो स्टॉक पर इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन सबसे पहले एक बार इंडेक्स पर, तमाम इंडेक्सेस पर नजर बना लेते हैं, क्योंकि बाजार ने अपनी पूरी बढ़त गवा दी है और दिन के निचले स्तर पर बाजार में कामकाज होता हुआ दिख रहा है। देखिए, यहाँ पर निफ्टी में तकरीबन 10,890 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। 36,312 के स्तर पर सेंसेक्स में कामकाज होता हुआ दिख रहा है। और साथ ही मिड कैप स्पेस और बैंक निफ्टी पर भी एक बार नजर बना लेते हैं। यहाँ पर बैंक निफ्टी में तकरीबन 27,408 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं और साथ ही 17,636 के स्तर पर लाल निशान के साथ मिड कैप स्पेस में भी कामकाज होता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल बिकवाली का दबाव जो देखने को मिल रहा है वो हावी होता हुआ दिख रहा है और बिकवाली बिल्कुल बरकरार है। यहाँ पर पूरी बढ़त बाजार ने फिलहाल गवा दी है। एक और सवाल देख लेते हैं। प्रकाश हमारे साथ इंदौर से जुड़ गए हैं। प्रकाश नमस्कार, सवाल पूछें। नमस्कार मैम जी। मेरे पास मैम गेल के हैं 500 शेयर। ठीक है, 395 के भाव से मेरे पास है। क्या लेवल्स हैं आपके एंट्री लेवल्स? 395 मैडम। 395। लंबी अवधि के निवेशक हैं आप? यस मैम। ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। अरुण, 500 शेयर्स की खरीद गेल पर इन्होंने की है। 395 इनके एंट्री लेवल्स है। 330 के स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं और नुकसान झेल रहे हैं ये। लेकिन आज के सत्र में 1.5% के ऊपर की तेजी गेल के काउंटर में देखने को मिल रही है। इनको 32,000 रुपए का नुकसान हो रहा है। आने वाले दिनों में अच्छे रिटर्न की संभावना है। लंबी अवधि के निवेशक है, क्या किया जाए? देखिए, जहां तक गेल की बात है, मुझे लग रहा है 345 से 350 इस लेवल के ऊपर मुझे स्टॉक जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हो सकता है शॉर्ट टर्म बाउंस स्टॉक में आ जाए, क्योंकि ऑलरेडी पिछले 4 से 5 दिन में अच्छी गिरावट आ चुकी है। तो 345 और 350 का लेवल आपको मिलता है तो मुझे, मेरी राय यही रहेगी कि वहां पे अपनी पोजीशन एग्जिट कर लें और एग्जिट करके रिलायंस या BPCL या इनपेट्रो जैसे स्टॉक जो कि इनके पीयर ग्रुप्स ले सकते हैं सेक्टर के, उन सेक्टर में से उन स्टॉक्स में निवेश कर लें। मुझे लग रहा है इनका लॉस उन स्टॉक्स में ज्यादा जल्दी से रिकवर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 350 के लेवल्स का इंतजार करें। जैसे ये लेवल्स आप देख लेते हैं, एग्जिट करने के बारे में ही सोचें और रिलायंस है, BPCL है, तमाम काउंटर्स पर एक बार रिसर्च करें, नजरिया बनाएं। यहाँ पर निवेश का आप एक बार विचार कर सकते हैं। साथ ही मिड कैप बाजार में हमारे साथ जुड़े रहें। बुलेटिन के अंत में मिड कैप टॉपिक्स भी हम सुझाएंगे, जहाँ पर TCS इन्फोसिस के उसके बाद से सरप्राइज आने शुरू हुए। माइंट्री के नंबर्स भी अनुमान के मुताबिक आते हुए दिखाई पड़े हैं। तो ये मान के चल रहे हैं कि IT के नंबर जो अब आ रहे हैं वो उतने खराब नहीं जितने एनालिस्ट पहले एस्टिमेट लगा रहे थे। अगर नंबर्स की बात करें तो रेवेन्यू फ्रंट पे विप्रो के केस में पर्टिकुलरली 3-3.5% के आसपास की बढ़त आएगी रुपए टर्म्स में रेवेन्यू में। कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ 2.2% के आसपास रह सकती है। हालांकि हेडविंड भी रहेगा 15 बेसिस पॉइंट के आसपास का। बाकी कंपनी के कंपेरिजन में इनके ऊपर जो हेडविंड है यानी जो क्रॉस करेंसी का इंपैक्ट है वो बहुत ज्यादा आता हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा। इसीलिए इनकी डॉलर रेवेन्यू जो है उसमें अच्छी ग्रोथ है। 2% के आसपास की डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ है और करीब 208 करोड़ डॉलर के आसपास यहाँ पे डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ कंपनी पोस्ट कर सकती है इस तिमाही के अंदर। एक चीज क्रूशियल है कि कंपनी की जो इनपुट कॉस्ट है वो कम हुई है, जिसकी वजह से मार्जिन अच्छे आ सकते हैं इस तिमाही में। और साथ साथ जो एक्विजिशन रिसेंटली इन्होंने किया था और एलाइट का, उससे भी इनके मार्जिन में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आएगा, तो अच्छे नंबर्स पोस्ट कर सकता है विप्रो। NIT टेक की अगर बात करें तो वहां पे 6.5% के आसपास रेवेन्यू बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। एबिटा फ्रंट पे 7% की बढ़त यहाँ पर भी आ सकती है, यानी कि मार्जिन थोड़े से इंप्रूव होने का अनुमान यहाँ पर भी लगाया जा रहा है। डॉलर रेवेन्यू करीब 2.5% बढ़ेगा। जो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ है वो 4% है। इनके ऊपर विप्रो के कंपैरिजन में जो क्रॉस करेंसी का एक इम्पैक्ट है वो थोड़ा ज्यादा आता हुआ दिखाई पड़ेगा। इनके उतने अच्छे डॉलर रेवेन्यू नहीं रहेंगे
रहेंगे जितने अच्छे विप्रो के थे। रुपी टर्म्स में भी इनके रेवेन्यू में पूरा इंपैक्ट नहीं आएगा। इनके भी नंबर ठीक ठाक है लेकिन उतने अच्छे नहीं है जितने विप्रो के आ सकते हैं इस तिमाही में। एक चीज जरूर ध्यान रखें, एनआईटी टेक में हिस्सा बिक्री को लेकर लगातार खबरें गर्म है, तो क्या कुछ इस तरह की घोषणाएं रिजल्ट के साथ आती है, इस पर जरूर बाजार की नजर रहेगी। ओके, तो क्लियरली विप्रो के नंबर्स अच्छे आने की उम्मीद जताई जा रही है और साथ ही एनआईटी टेक्नोलॉजीज एक मिले-जुले सेट ऑफ नंबर्स देखने को मिल सकते हैं, ऐसी संभावना यहाँ पर बनती हुई दिख रही है। सुमित, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। एक कॉलर की तरफ बढ़ते हैं। महेश हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। महेश नमस्कार, सवाल पूछें। नमस्कार मैम, मेरे पास एचईजी के 60 शेयर थे 3879 की रेट में। ठीक है जी, और ग्रेफाइट थे 978 की रेट में। ठीक है अरुण, इंडस्ट्रियल गुड्स सेगमेंट में इन्होंने दोनों ही शेयरों पे निवेश किया है, एचईजी और ग्रेफाइट इंडिया। इनफैक्ट कल परसों दोनों ही काउंटर्स पर न्यूज बेस्ड इंपैक्ट भी देखने को मिला था, उछाल देखने को मिला था। 60 शेयर्स की खरीद इन्होंने एचईजी पर की है। 3879 इनके एंट्री लेवल्स हैं, 3613 करंट मार्केट प्राइस देखने को मिल रही है। एचईजी में 16000 का नुकसान ये देख रहे हैं और साथ ही ग्रेफाइट इंडिया पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। यहाँ पर 100 शेयर्स की खरीद 978 के स्तर पर इन्होंने की है। 741 के लेवल्स यहाँ पर भी देखने को मिल रहे हैं। 1.5% की गिरावट आज के सत्र में और इनका नुकसान 23000। मुझे लगता है स्टॉप लॉस ना लगाने का खामियाजा महेश भुगत रहे हैं, इनके लिए राय क्या रहेगी? देखिए, जहाँ तक ग्रेफाइट और एचईजी की बात करें तो काफी लोग हैं, काफी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, दोनों ही स्टॉक में फंसे हुए हैं। अगर ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चर अभी भी दोनों स्टॉक्स का पॉजिटिव है। ऊपर से काफी अच्छा बड़ा करेक्शन आ चुका है, बट फर्स्ट साइंस ऑफ रिवर्सल दोनों ही स्टॉक्स में आ चुके हैं, तो दोनों स्टॉक को होल्ड करने की राय दूंगा। करंट लेवल पे जो स्टॉप लॉस होना चाहिए एचईजी में वो 3500 का आप डेफिनेटली स्टॉप लॉस लगा के रखें। ये दोनों स्टॉक होल्ड करें। अगर आप स्विच करना चाहते हैं तो एक ही स्टॉक में आप स्विच कर सकते हैं, अगर आप एचईजी होल्ड कर लें या ग्रेफाइट होल्ड कर लें, क्योंकि दोनों ही स्टॉक एक ही साथ चलते हैं। ये दोनों ही ग्रेफाइट मोड के बिजनेस में है, तो मेरी सलाह पर्सनल ये रहेगी, या तो आप एक स्टॉक में स्विच कर लें या दोनों स्टॉक होल्ड करना है तो 3500 का एक में स्टॉप लॉस लगाएं और दूसरे में 710 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करें। ठीक है, तो महेश स्टॉप लॉस लगाना ही होगा अगर आपको दोनों ही काउंटर्स पर पोजीशन बनाकर रखनी है। फिलहाल यहाँ पर कमजोरी देखने को मिल रही है, लेकिन चार्ट स्ट्रक्चर एक्सपर्ट्स के हिसाब से यहाँ पर मजबूत देखने को मिल रहा है। हो सकता है आने वाले दिनों में अच्छे रिटर्न्स की पूरी संभावना है। इस दोनों काउंटर्स को रिव्यू करते रहें, हमें कॉल किया कीजिए और इन दोनों काउंटर्स पर एक्सपर्ट से राय ले लीजिए। लेकिन फिलहाल एग्जिस्टिंग पोजीशंस को आप बनाकर रख सकते हैं या फिर एक काउंटर पर से एग्जिस्टिंग पोजीशन को हटा भी सकते हैं। 3500 का स्टॉप लॉस आपको एचईजी में लगाना होगा अगर पोजीशंस को आप होल्ड करके रखना चाहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और सुधीर से बात कर लेते हैं, गुजरात से हमारे साथ जुड़े हैं। सुधीर नमस्कार, सवाल पूछें। नमस्कार मैडम जी, मेरे पास ये एनएचपीसी के शेयर है 3613। ठीक है, और मैं काफी साल से होल्ड कर रहा हूँ, लेकिन अभी बीच में मैंने 1000 उसमें ऐड किया था। अच्छा, आपने 1000 शेयर्स और स्टॉक एडिशन किया है? हाँ, एडिशन किया, उसके बाद 3613 हो गया। और अभी क्या है कि मैंने सोचा था कि बाईबैक में, लेकिन बाईबैक में कोई ज्यादा प्राइस आया नहीं, तो मैं होल्ड कर रहा हूँ क्योंकि डिविडेंड इनका अच्छा मिलता है जी। तो ये इसमें मुझे क्या गुंजाइश है, मतलब शुड आई होल्ड फॉर ए लॉन्ग पीरियड, बिकॉज मैं होल्ड कर सकता हूँ 1-2 साल तक, तो इसमें ज्यादा रिटर्न मिल सकता है क्योंकि काफी साल से ये शेयर चलता नहीं। 36 में तो दिया था। ठीक है, तो आपने 36 में लिया था और 1000 शेयर्स जो आपने ऐड किए हैं वो 27 में किए हैं ना? चलिए, शायद इनसे संपर्क टूट चुका है, लेकिन इन्हें राय दे देते हैं। 3613 के स्तर पर एनएचपीसी। अरुण, 27 इनके एंट्री लेवल्स हैं। हाल ही में इन्होंने 1000 शेयर्स की खरीद की है और पिछले कई दिनों से, पिछले कई साल से एग्जिस्टिंग पोजीशंस को बनाकर रख रहे हैं। आगे भी 1 साल के लिए ये इंतजार कर सकते हैं। अच्छा डिविडेंड इन्हें मिल रहा है, इसलिए एनएचपीसी के काउंटर में बने हैं, लेकिन आगे क्या किया जाए? जहाँ तक एनएचपीसी की बात है, जो 27 से 28 का लेवल है वो काफी बेस्ट लेवल है जो इन्होंने बाय किया है, क्योंकि एनएचपीसी हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक है। अगर ये पिछले 8 से 10 साल में अगर ये स्टॉक को होल्ड करे होंगे तो भी इनका मुझे लग रहा है कॉस्टिंग 23 से 22 रुपए आ चुका होगा, क्योंकि प्योरली हाई डिविडेंड पेइंग स्टॉक माना जाता है एनएचपीसी को। तो डेफिनेटली होल्ड करने की राय रहेगी। जहां तक तकनीकी तौर की बात है, 23 का जो लेवल है उनको इनको वॉच करना चाहिए। जब तक स्टॉक 23 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, मुझे लग रहा है अपसाइड मोमेंटम स्टॉक में जारी रहेगा। ऊपर में जो नेक्स्ट टारगेट आएगा वो 33 से 34 के आसपास है। अगर एक बार ये स्टॉक 33 से 34 आ जाता है, वहां पे अपनी पोजीशन को एक बार वापस रिव्यू करें। ठीक है,
तो चलिए मिड कैप बाजार में फिलहाल इतने ही सवालों को शामिल कर पाएंगे, लेकिन जाते जाते इंडेक्स पर एक बार नजर बना लेते हैं क्योंकि बाजार फिर से काफी निचले स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। और इंडेक्स पर अगर नजर बनाए, बैंक निफ्टी ऊपरी स्तर से करीब 200 अंक टूट चुका है। यहाँ पर 27,388 के स्तर आप देख पाएंगे और निफ्टी में भी ऊपरी स्तरों से 60 अंकों की गिरावट का रुझान बनता हुआ दिख रहा है। 10,873 के लेवल्स पर यहाँ कामकाज। सेंसेक्स भी ऊपरी स्तरों से करीब 200 अंक गिरकर 36,266 के स्तर पर फिलहाल कामकाज करता हुआ दिख रहा है। तमाम इंडेक्स, तमाम सेक्टर फिलहाल लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव दिखा रहे हैं। लेकिन अरुण, जाते जाते मिड कैप से जुड़े टॉपिक्स जहां पर निवेश का नजरिया बनाया जा सके, हम आपसे जानना चाहेंगे। ये दो स्टॉक है। पहला होगा सीमेंस। अगर सीमेंस देखें, पिछले पहले भी काफी बार मैं अपने इसी शो पे सीमेंस को रिकमेंड कर चुका हूँ। मुझे लग रहा है सीमेंस जैसा स्टॉक जो कि कैपिटल गुड्स सेक्टर में यहाँ से अच्छा एक आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है, तो सीमेंस को करंट लेवल पे बाई कर सकते हैं। 1045 का स्टॉप लॉस लगाए और ऊपर में 1100 का टारगेट रखे। मुझे लग रहा है ये टारगेट नेक्स्ट 4 to 5 डेज में आपको अचीव हो जाना चाहिए। और दूसरा स्टॉक जो होगा वो कॉनकोर होगा। मुझे लग रहा है कॉनकोर में भी एक अच्छा बड़ा मूव आने वाले कुछ दिनों में आ सकता है, तो कॉनकोर को भी करंट लेवल से लॉन्ग करें। 678 का स्टॉप लॉस लगाएं और 720 का टारगेट रखें। 720 से 725 का टारगेट। ठीक है, दोनों पर खरीदारी की राय। सीमेंस 1100 के लक्ष्य के लिए 1045 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। कॉनकोर में 725 के लक्ष्य के लिए 678 का एक स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी का मन बनाया जा सकता है। अरुण, तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ